हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रैंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल या किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम पूर्ण विश्लेषण के साथ ऑप्शनों को भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? आपके ऑप्शन है गोदावरी नदी, सतलुज नदी, कृष्णा नदी या फिर महानदी। तो दोस्तों, अगर हम दक्षिण की गंगा की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगर गोदावरी नदी के बारे में और बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसके हम उद्गम की बात करते हैं तो नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जाकर ये डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों, इन राज्यों से ये गुजरती है। अगर हमें इसकी सहायक नदियों की बात करूँ तो पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, इंद्रावती, मंजरा और प्राणहिता, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न था हमारा, हमने इसके ऑप्शन को भी एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर हम बात करते हैं बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के बारे में तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। उस समय पर वाइसराय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत में इसका शासनकाल था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, हमें बताना है जो भारत के संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अनुसार हमें संसद में या संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 103। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और संविधान के भाग 20 में यह बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं गोंडवाना लैंड और पेंजिया के बारे में, जो हमारी पृथ्वी थी शुरू में, वो पृथ्वी एक इकट्ठे रूप में एक ही लैंड था उसमें, लेकिन उसके आंतरिक बल के कारण उसके दो हिस्से हुए। एक का नाम था गोंडवाना लैंड और एक का नाम था ल्यूरेंटिया, या जिसको हम पेंजिया भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये जब दो पार्टों में बटा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका बन गया, यहाँ पर ये इंडिया था हमारा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया था और यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, रूस और एशिया का और यूरोप का भाग जितना भी है ये सब जो है पेंजिया का भाग था। तो आपको बताना है इसमें से गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा नहीं था। तो आपके ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका ये गोंडवाना लैंड का भाग है, यहाँ पर भारत ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है और ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका पेंजिया का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 5, होज्जेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जो होज्जेनकल वाटरफॉल है वो किस राज्य में है आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा होज्जेनकल जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में यह स्थित है और कावेरी नदी पर यह आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपातों या वाटरफॉलों की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुंचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये वाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है। और जोंग, जिसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कपिलधारा जलप्रपात, जो भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर है। मैंने इंद्रावती नदी के बारे में भी आपको बताया, किसकी सहायक नदी थी? गोदावरी नदी की सहायक नदी थी। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा में पारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो उसका अधिनियम कब पारित किया गया? आपके ऑप्शन है 1971 में, 1948 में, 1965 में या फिर 1956 में। तो दोस्तों अगर हम LIC की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी स्थापना यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सितंबर सन 1956 में स्थापना हुई और इसका अधिनियम भी 1956 में ही आया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम LIC के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मुंबई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष MR कुमार जो है ये आपको याद कर लेने हैं, आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में बताए गए हैं जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं लेकिन शुरू में ये 7 मौलिक अधिकार थे। इसी प्रकार से ये प्रश्न आपसे मालूम भी किया गया है इसमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 1922 से तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में बताया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 19 और 30 में है और संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था उसको हटा दिया गया यहाँ पर और 300A में शामिल कर लिया गया जिसको हम कानूनी अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर 7वां हमारा मौलिक अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 8। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर एक पूरे वर्ष के दौरान मालूम किया गया है, तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। GDP इसको हम कह सकते हैं, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 9। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता दर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जी हाँ दोस्तों, आपको केरल की साक्षरता दर के बारे में बताना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर हम इसके स्थान की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला स्थान हासिल किया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साक्षरता की तो भारत में टोटल साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74.04% भारत में टोटल साक्षरता दर थी। यहाँ पर अगर पुरुषों की बात करते हैं तो 82.14% और महिलाओं की बात करते हैं तो 65.46% भारत में टोटल साक्षरता दर थी। नेक्स्ट अगर हम सबसे अधिक बात करते हैं राज्यों में तो सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य में जो कि 93.9% थी और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में 91.8% थी। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम राज्य में बिहार 61.8% जो है साक्षरता दर है और अगर हम यहाँ पर यूटी की बात करते हैं या केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दादर और नगर हवेली में 76.2% साक्षरता दर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी भी एग्जाम में जनगणना से संबंधित एक प्रश्न 100% जरूर बनता है, तो आपको जनगणना अच्छे से याद कर लेनी है। मैंने आपको अभी साक्षरता दर के बारे में बताया, आगे आगे धीरे चल के हम पूरी जनगणना को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्न में से किस नृत्यांगना को जाता है? आपके ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पर इन ऑप्शनों की बात करते हैं तो ये सभी भरतनाट्यम के नृत्यांगना है। हमको बताना है कि पुनरुद्धार का श्रेय किसको जाता है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल को इसके पुनरुद्धार का श्रेय जाता है। अगर हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 11। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग हैं। आपके ऑप्शन है डायबिटीज़ मेलिटस, रक्त कैंसर, तपेदिक या फिर पित्त की पथरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम अग्नाशय की बात करते हैं तो अग्नाशय में एक मिक्स ग्लैंड होती है, उस मिक्स ग्लैंड से लैंगरहैंस द्वीप में कुछ सेल बनती है जिनका नाम है अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। यहाँ पर हम अल्फा सेल की अगर बात करते हैं तो अल्फा सेल से ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है और बीटा सेलों से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और नंबर 3 पर सोमेरोस्टेटिन हार्मोन निकलता है गामा सेलों से। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई मीठी वस्तु का सेवन करते हैं या उसको वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में तोड़ देता है। इसी प्रकार से जब हम अधिक मीठी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो ये बहुत सारा
इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो जाता है, जिसके कारण हमें डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? आपके ऑप्शन है तीसरी, सातवीं, पाँचवीं या फिर नौवीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन बताया गया है। इसके शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर संघ सूची के विषयों की बात करते हैं तो 100 विषय संघ सूची में है, और राज्य सूची में 61 विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों के लिए होते हैं, तो इसके 52 विषय हैं। ये आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 13। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 21 अप्रैल, 5 मई, 29 फरवरी या फिर 3 मार्च। अगर हम विश्व वन्यजीव दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को हम विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1972 में हुआ था। अगर हम वन्यजीव सप्ताह की बात करते हैं कि वन्यजीव सप्ताह हम कब बनाते हैं, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम वन्यजीव सप्ताह मनाते हैं, जो कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 14। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई? जी हाँ दोस्तों, अगर संगीत नाटक अकादमी की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई आप लोगों को ये बताना है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1952 इसका सही हो जाएगा। कब की गई थी? 31 मई 1952 को की गई थी, ये इसकी रियल डेट है। अगर यहाँ पर 2022 में बात करते हैं तो 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 128 लोगों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 15। दाब का एसआई इकाई क्या है, या दाब का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पर अगर हम देखते हैं ओम, वोल्ट, पास्कल या एम्पियर। तो अगर यहाँ पर हम ओम की बात करते हैं तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, ये आपको याद कर लेना है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट है हमारा वोल्ट। अगर हम यहाँ पर वोल्ट की बात करते हैं तो वोल्ट विद्युत विभवांतर का वो है, मात्रक है। और यहाँ पर पास्कल की बात करते हैं तो पास्कल दाब का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एम्पियर की बात करते हैं तो एम्पियर किसका हो जाएगा? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल हो जाएगा। दोस्तों आज का सवाल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका सवाल ये है कि हाल ही में देश के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है अनिल चौहान, आर वेंकट रमन, विपिन रावत या फिर एम नरवाने। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर देना है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।